बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया और टर्की के रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं है। इतने अच्छे से मतलब क्या है? क्योंकि अर्दगन ने जब भी मुंह खोला है भारत के खिलाफ बोला है। अर्दगन हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलने की महारत रखते हैं, अर्थात कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान समर्थित बातें करना, यूएन के अंदर भारत के अंदर जितने भी मामले चल रहे हैं उन पर पाकिस्तान का साथ देना। लेकिन इंडिया ने साथियों इस समय पर भी वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व पूरा एक परिवार है उसकी अवधारणा को सिद्ध किया और भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। जैसे ही यह खबर बाहर निकलकर आई कि वहां तुर्की में बहुत बड़ी आपदा आई है, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है जो भारत विरोधी हो सकता है, लेकिन शायद आज भारत इसी परंपरा के लिए जाना जाता है, मदद के हाथ तुरंत उठाता है। बहुत सारे राजनेता बयानबाजी में यह कहते हैं कि हम तालिबान की मदद करने वाले क्यों कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को मदद क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां सरकार किसकी है। हम यहां मानते हैं पूरी दुनिया में भाई बहन हमारे हैं। अफगानिस्तान में भी जो लोग निर्दोष हैं उन्हें भोजन मिलना चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। हमने अनाज उनके लिए भी भेजा था जहां पर भारत विरोधी बयानबाजी होती थी। आप सोचें कि टर्की के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की कार्रवाई भारत ने कर डाली। जी हां साथियों, भारत ने अपना ऑपरेशन दोस्त चला करके 6 ग्लोब मास्टर वो वाला हमारा हवाई जहाज जिसमें ना केवल इंसान बल्कि ट्रक समेत जरूरी सामान भर के भेजे जा सकते हैं, नोएडा के हिंडन एयरबेस से उड़ा दिए। हमने 6 फ्लाइट टर्की रवाना कर दी अपने माल के साथ, जिसमें हमने अपने डॉक्टर्स तक भेजे हैं जो सेना के लिए काम करते हैं, एनडीआरएफ की टीम भेजी है। इतना ही नहीं, जरूरी दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, डॉग स्क्वाड के साथ साथ हम सारी चीजें रवाना कर दिए टर्की के लिए। असल में टर्किश और हिंदी भाषा में जो मित्र है, जो फ्रेंड है, उसको दोस्त शब्द से ही संबोधित किया जाता है। अर्थात जो फ्रेंड शब्द बना, उस फ्रेंड में अपन आज कहते हैं ना मेरे दोस्त कैसे हैं, कैसे हो मेरे दोस्तों, ये टर्किश और हिंदी भाषा दोनों में फ्रेंड को ही कहा जाता है। इसलिए दोनों लैंग्वेज को कॉमन रखते हुए नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त के बारे में भारत में कई संवाददाताओं ने जाकर के जो टर्किश के एम्बेसडर इंडिया में हैं उनका इंटरव्यू भी लिया और उनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। Search and rescue teams there are about 2,700 with their rescue dogs. कुल मिला के जमा बात यह है कि इन्होंने भी भारत के इस प्रयास की सराहना की है जो तुर्की की तरफ से इंडिया में एम्बेसडर है, और इनका नाम है फिरहाद सुनील। फिरहाद सुनील ने कहा दोस्त इज ए कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी, वी हैव ए टर्किश प्रोवर्ब। इनके यहां पर भी टर्की के अंदर एक कहावत फेमस है, और वो कहावत क्या है? दोस्त करा गुंडे बेली ऑलूर। ये टर्किश भाषा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, यानी मतलब आवश्यकता के समय ही दोस्त काम आता है। यह वाली चीज इन्होंने यहां पर कही और कहा कि थैंक यू वेरी मच, और भारत के लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। अब साथियों मैं आपको भारत की मदद दिखाता हूं, आपका सीना गर्व से एकदम फूल जाएगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के करके बताया कि हमने क्या भेजा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। साथियों अरिंदम बागची जी जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। आप इन तस्वीरों को देखें। आपको यह हिंडन एयरबेस पर खड़ा हुआ भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जो सामान ले जाने वाला जहाज है वो दिख रहा है। इसमें रवाना होती हुई टीम, साथ में डॉग स्क्वाड आपको दिखाई दे रहा है। आप यहां पर जवानों को तैनात होते हुए देख सकते हैं। राहत के मेडिकल इक्विपमेंट और सामान यहां पर देख सकते हैं। व्हीकल जो एनडीआरएफ की टीम के लिए वहां जरूरी होंगे उन्हें आप चलते हुए देख सकते हैं। यहां पर लगेज और इक्विपमेंट के साथ रवाना होता हुआ हमारा ये, और देखिए ये वहां पहुंचने के बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर ग्लोब मास्टर में से हमारे ट्रक उतरते, ये जीप उतरती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। भारत ने वहां पर रवाना करके पहुंचा भी दी हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार से अपनी मदद तत्काल प्रभाव से भिजाई है। आप ग्लोब मास्टर के माध्यम से दुनिया भर में, आपको याद होगा यूक्रेन वाला जब क्राइसिस हुआ था रशिया यूक्रेन, तो भारत ने ग्लोब मास्टर से ही अपने भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाला था। और उस समय का ये वाला जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर अपने व्हीकल्स और साथ में रिलीफ का जो सामान है इसे आप देख सकते हैं। रिलीफ सामान के साथ साथ आप हमारे आर्मी के उन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को देख सकते हैं जो यहां पर रवाना किए गए हैं। आप उनको सामान ले जाते हुए, मदद के लिए तैयार होते हुए, चढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इन्हें टर्की जाना पड़ेगा? इन्हें तो टर्की के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, क्योंकि इन्हें लगता है कि टर्की के साथ तो हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन भारत ने बिना किसी भी देरी के तत्काल प्रभाव से सेम डे अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपनी एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं। डॉक्टर्स भेज दिए गए हैं। डॉक्टर्स क्या करेंगे? अरे भाई डॉक्टर्स की ही जरूरत है इस समय। एनडीआरएफ वाले अगर आप निकाल के लाएंगे तो घायल को तुरंत चिकित्सा चाहिए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, गर्व होगा आपको। आप यहां पर
भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं उन्हें जाते हुए देख सकते हैं। भारत ने यहां जाते ही बिल्डिंग्स के अंदर अपने हॉस्पिटल लगाने शुरू कर दिए। आप तस्वीरें देखें, भारत की एम्बुलेंसेज ब्लड लेकर के यहां पर मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ साथ 30 बेड का तुरंत हॉस्पिटल बनाया जा सके ऐसा सामान लेकर के 99 मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ यहां पर रवाना हो गई, जिसमें एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, व्हीकल, एम्बुलेंस, जनरेटर, ये सब लेकर के यहां पर हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं। सोचकर देखें, हमने 108 टन यानी 108 गुणा 1000 कर लीजिएगा, इतना तो रसद सामान यहां पर भेज दिया कि भाई तुरंत आपको जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए आवश्यक होंगे। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारत ने वहां पर टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपने द्वारा तस्वीर साझा करते हुए दिखाया कि हमारे लोगों के द्वारा वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप कर दी गई है। वहीं पर तुरंत राहत कैंप के रूप में अस्पताल तैयार, वेंटिलेटर के साथ जो भी घायल मनुष्य मिलेगा उसे यहां पर मानवीय सहायता दी जाएगी। यह नहीं तलाशा जाएगा कि वो टर्किश है या कोई और है, केवल हमने सहायता भेजी। अब सवाल बहुत बड़ा बनता है, क्या केवल टर्की के अंदर ही परेशानी आई है? जी नहीं, परेशानी तो सीरिया में भी आई है। क्या हम सीरिया को मदद नहीं भेजेंगे? अजी भेजी है साहब, हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत। अब देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इनके एम्बेसडर ने अपने द्वारा तस्वीरें दिखाते हुए हमारी एनडीआरएफ की टीम को काम करते हुए साझा किया है। ये टर्किश एम्बेसडर हैं जो इंडिया में पोस्टेड हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडिया और ये रही वो बिल्डिंग्स जो टूटी हुई हैं, उनमें हमारी एनडीआरएफ की टीम कैसे कैसे अंदर ड्रिल कर करके अंदर घुस करके लोगों को मदद पहुंचा रही है। साथियों, बहुत ही भीषण आपदा होती है। घर टूटने के बाद, लेंटर टूटने के बाद जब व्यक्ति उसमें फंसा रह जाए, 12-12 मंजिल, 15-15 मंजिल की इमारतें धराशायी हो जाए, आप उसमें दबे हुए लोगों की कल्पना नहीं कर सकते। उनको निकालने के लिए आपको कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी संसाधनों की आवश्यकता होगी, आप उसको यहां पर होते हुए देख सकते हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम को काम करते हुए, बिल्डिंग्स में घुस करके राहत बचाव कार्य करते हुए तस्वीरों को देख सकते हैं। यह गर्व का क्षण है। गर्व केवल सीना हमारा इस बात पर चौड़ा ना हो कि हमने बातों में किसी को हरा दिया। हम सहायता करते हैं, पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं और वो परिवार मानने के क्रम में हम यहां गए हैं। हमारा टर्की से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन लोगों से हमदर्दी है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग एक ही परिवार के हैं, सबकी एक ही छत है, जिसको हम आसमान कहते हैं, वही हम सबकी छत है। साथियों, इस क्रम को आप जब देखते हैं तो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस केवल टर्की को ही नहीं भेजा। माना कि टर्की में बहुत भीषण आपदा है, भारत ने अपनी तरफ से मदद सीरिया को भी भेजी है। अब सीरिया के लिए भी हमारा ग्लोब मास्टर 3 ट्रक लोड होकर के 6 टन रिलीफ मटेरियल हमने सीरिया को भी भेजा है। यानी केवल यह कहना कि टर्की में भीषण आपदा थी, आपने उसको भेजा, किसी और को नहीं भेजी, सीरिया को भी हमने अपनी मदद भेजी है और सीरिया को भी आप यहां पर मदद देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी क्या है, टर्की के साथ तो 70 देश आ गए, सीरिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसे इतने लोग मदद नहीं भेजेंगे। भारत ने उसे भी मदद भेजी है कि भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। प्राउड टू बी इंडियन, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। साथियों, अब यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति यहां पर है। अब आते हैं हम उस कंसेप्ट पर जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि टर्की के अंदर सोमवार को आए भूकंप के बाद यह जानकारी निकलकर आई कि धरती 10 फीट खिसक गई है। टर्की 10 फीट खिसक गया है। इसका ज्योग्राफिकल लॉजिक क्या है? हालांकि मैंने पूरी ज्योग्राफी भूकंप की आपको सिखाई थी, समझाई थी अपने लास्ट सेशन में। समय निकालकर अगर संभव हो तो इस सेशन को एक बार देख लीजिएगा। 15 मिनट 32 सेकंड पर हमने यह सेशन समझाया था, जिसमें बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार अर्थक्वेक क्यों आते हैं। उस दिन मैं आपसे कह रहा था 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं। प्लेटें आपस में यूं रिगसती हैं, यूं करके रिगसती हैं, आगे पीछे सरकती हैं तो भी अर्थक्वेक आते हैं। और उसी क्रम में साथियों, यहां पर भी अर्थक्वेक आने का सबसे बड़ा कारण जो निकलकर आया वो था एनाटोलियन प्लेट का आगे पीछे ड्रैग कर जाना। किसके कंपैरिजन में? अरेबियन प्लेट के कंपैरिजन में। जब वो ड्रैग किया, उसके पीछे का कारण क्या था? अर्थ की संरचना के अंदर 3 भाग थे, क्रस्ट था, मेंटल था, कोर था। मेंटल के लावा के उबाल मारने से ये आगे पीछे सरका और आगे पीछे सरकने के कारण यहां धरती अरेबियन प्लेट से दूर सरक गई। इसके दूर सरकने के कारण क्या होगा? और भी यूरेशियन प्लेट भी साइड सरकी। कहा जा रहा है कि भारत भी थोड़ा सा यूरोप की तरफ खिसक गया है। इसका अर्थ क्या निकालें? इसका अर्थ यह है, संभव है कि हिमालयन क्षेत्र में भूकंप महसूस किया जाए आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लेट सरकी हैं तो उसके इंपैक्ट जब धरती रीएडजस्ट करेगी तो हमें भी हिमालयन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। हिमालयन क्षेत्र में रहने वाले मेरे प्यारे साथी थोड़ा सतर्क महसूस करें। इसके साथ साथ साथियों, यहां पर बड़ी रिसर्च चल रही है और कहा जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक के चलते टर्की और सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट अंदर की तरफ भी धंस गया है। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस की प्रतीक्षा है। कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस आ जाएंगी तो ज्यादा अच्छे से स्थिति क्लियर होगी। टर्की 10 फीट तक खिसकने की
कीमत जो है वो कितनी निकाली जा सकती है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, असल मायने में धरती जब खिसकती है तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं। क्या हो सकता है साथियों? बहुत सारे कारण में सबसे पहली चीज है नदी का बहाव। पहली स्थिति, नदी अपना रास्ता बदल सकती है। दूसरा, बहुत सारी जगह पर पाइपलाइंस डली होती हैं, पाइपलाइंस ब्रेक हो सकती हैं, यानी ऐसी चीजें जो पानी की, पेट्रोल की लाइंस है वो टूट सकती हैं। घरों में दरारें बहुत भीषण आ सकती हैं, सड़कों का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है, जल स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, जल के लिए जो जल के स्रोत हैं वो टूट सकते हैं। तो ये संभावना अभी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। हां, लेकिन यह उम्मीद जरूर है कि इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी नुकसान की स्थिति हुई होगी। हालांकि अब दुनिया भर में स्थिति है तो भारत भर को भी नुकसान होगा। दुनिया भर के अंदर यह माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो भीषण नुकसान है उसकी कल्पना कर पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन एक उम्मीद के अनुसार भूकंप से अभी तक 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्या टर्की इस झटके को झेल पाएगा? आंसर है जी हां। क्यों झेल पाएगा? क्योंकि टर्की के अंदर इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। जैसे भारत के अंदर आजकल स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, ऐसे टर्की के हर सिटीजन को इंश्योरेंस दिया हुआ है और वहां की इंश्योरेंस कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ऑलरेडी इंश्योरेंस कवरेज ले रखी है, यानी वहां के लोगों को इंश्योरेंस से राहत तुरंत मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो सीरिया का होगा, क्योंकि वो गृह युद्ध से पहले से ही परेशान है, उसे मदद पहुंचाने की सबसे ज्यादा दरकार रहेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी भी समझ में आ गई हो। कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं तो जब भूकंप आता है तो भूकंप से इकोनॉमी में 5 बड़े नुकसान होते हैं। बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकती हैं, फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन को लॉस हो सकता है, पावर सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, रेवेन्यू घट सकता है। और आपको रेवेन्यू का अंदाजा इससे लग जाना चाहिए कि वहां का जो लीरा है वो अपने निम्नतम स्तर पर है, मार्केट बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब